Assalamualaikum viewers. In today's module, I will be teaching you the most important and major topic of Senior Auditor Screening Test, that is PEPRA. PEPRA rules. Its acronym is Public Procurement Regulatory Authority Rules 2004. And almost 6 to 7 MCQs are expected to come in a screening test of senior auditor. So I will suggest कि आप आज से इस लेक्चर को अच्छे से समझेगा एंड आई थिंक 4 to 5 लेक्चर्स के और भी बनेंगे. तो आप इन सब लेक्चर्स को अगर आप सही से पढ़ोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप विदाउट अटैम्प्ट MCQs प्रैक्टिस के बगैर भी इस टॉपिक पेपरा रूल्स को अटैम्प्ट ईजिली से कर लोगे और आपके जितने भी 6, 7, 8 MCQs आएंगे वो सारे के सारे सही होंगे. लेकिन उसके लिए आपको इस लेक्चर को अच्छे से समझना होगा. सो मैं अब स्टार्ट करती हूँ. लेट्स स्टार्ट विद पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी. सबसे पहले तो इस वर्ड को समझे कि व्हाट इज़ प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना. ठीक है. अब हासिल करने बेसिकली अब आप ये देखें कि कहीं पर भी आप जाओ, स्कूल जाते हो, ठीक है, उस स्कूल का जो ऑनर है उसको स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. टेबल्स चाहिए, चेयर्स चाहिए, देयर मस्ट बी अ पियोन, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं, और देयर मस्ट बी द टीचर्स जो टीच करें, स्टूडेंट्स. कितने लोग चाहिए होती हैं, काफ़ी लोग की सर्विसेज भी चाहिए, गुड्स अलग चाहिए होते हैं ना स्कूल को, तो वो प्रोक्योर करते हैं. सेम इन द केस के घर में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है. हम विद इन एयर भी ले रहे होते हैं और हमें मंथली बेसिस पे भी कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. उसी तरह से हम सेम कंट्री की बात करें तो एक कंट्री को रन करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, उनको भी परचेज़ करनी पड़ती हैं चीज़ें. याद रखिएगा, उनको भी गुड्स एक्वायर करने पड़ते हैं या सर्विसेज लेनी पड़ती हैं या कोई काम करवाने पड़ते हैं, क्योंकि कंट्री को रन करना, स्मूथली रन करना है तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो चाहिए. चीज़ों के बगैर, किसी सर्विस के बगैर तो काम नहीं चलेगा. तो बेसिकली इस चीज़ को हम प्रोक्योरमेंट बोल रहे होते हैं. पब्लिक प्रोक्योरमेंट वर्ड से ही पता चल रहा है. पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो गवर्नमेंट कंपनीज प्रोक्योर कर रही होती हैं गुड्स सर्विस, उससे रिलेटेड ही ये सारे रूल्स है. पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स, ये सारे रूल्स बताएंगे कि किस तरह से प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, उसके क्या रेगुलेशंस है, प्रोसेस कैसे फॉलो होती है, बिड्स कैसे सबमिट होती हैं, और एडवर्टिजमेंट कैसे होती है. डिफरेंट चीज़ें वो हम आपको सारी बताऊंगी. सबसे पहले तो ये स्टार्ट कैसे हुआ विद द ऑर्डिनेंस. सबसे पहले तो 2002 में ऑर्डिनेंस आया था. ठीक है. ऑर्डिनेंस हम लोग बेसिकली उसे बोल देते हैं जो डायरेक्ट हम लोग अप्रूवल नहीं लेते, पहले हम लोग तो पास कर देते हैं, उसके बाद हम अप्रूवल लेते हैं असेंबली से. ठीक है. उसको फिर अप्रूवल मिल जाता है, वो होता है ऑर्डिनेंस. तो 2002 में ऑर्डिनेंस पास हुआ था कि एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो क्या करे, लुक आफ्टर करे पब्लिक की प्रोक्योरमेंट्स पे, देखे कि आइदर वो ट्रांसपेरेंटली परफॉर्म हो रही हैं या नहीं. ऐसा तो नहीं कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं. कोई ऐसे रूल्स, ऐसी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए. तो इस सिस्टम, इस ऑर्डिनेंस की वजह से हमारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी बनी. ठीक है. अब ये अथॉरिटी क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है. इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी. ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी जो डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ में नहीं आती, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या करती है, फंड्स किससे ले रही होती है? गवर्नमेंट से. इसकी एग्जांपल है स्टेट बैंक भी ले सकते हो, अग्रा ले सकते हो, आप नैब ले सकते हो. ये क्या है? ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं. तो अब ये काम क्या करती है, अब ये गौर से सुनिएगा कि ये करती क्या है. विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स बाय फेडरल गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस विद अ व्यू टू इम्प्रूव गवर्नेंस, मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, वर्क्स एंड सर्विसेज. ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे प्रोसीजर्स बताती है कि किस तरह से पब्लिक प्रोक्योरमेंट करनी है, गुड्स लेने हैं जो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, हमारे स्कूल्स भी कुछ जो है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट इदारा आप ले लो, उनको जब भी प्रोक्योरमेंट करनी है तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जो बताती हैं कि आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं. इन सब को आप फॉलो करोगे तभी आप ट्रांसपेरेंट हो सकते हो, एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकती है. और इसका पेपरा का फंक्शंस क्या है? बेसिकली रोल ऑफ पेपरा इज़ मेनली एडवाइजरी एंड फैसिलिटेटिव. वो एडवाइजरी फंक्शन रखती है, जिससे वो चाहती है कि गवर्नेंस इम्प्रूव हो, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ऐसा नहीं कि कोई देखने वाला ना हो, और
पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो हो रही है, वो जो चीज़ें गुड्स ले रहे हैं क्वालिटी चीज़ लें, ठीक है। उसके लिए तो कुछ रूल्स होने चाहिए बताने के लिए कि पब्लिक को कैसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, कैसे अपनी रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करना चाहिए। सुपरवाइज द एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलिवेंट लॉज, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, वो यही देख रही होती है सारी, मतलब पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी यही देख रही होती है कि लॉज फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। टू फॉर्मुलेट रेगुलेशन, सारे रेगुलेशंस यही बनाती है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के, यानी जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स हो रही होती हैं, गुड्स भी सर्विसेज जो हम एक्वायर कर रहे हैं, वो सारी यही डील करती है, यही देखती है कि सही से हो रही है नहीं हो रही। और परफॉर्मेंस भी देख रही होती है कि प्रोक्योरिंग एजेंसीज जो है किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला रही हैं इंस्टीट्यूशनल सेटअप में। तो अब हम बेसिकली इन सारे रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन, SRO 432/2004 in exercise of powers conferred by Section 26 of Public Procurement Regulatory Authority Ordinance 2002, the federal government is pleased to make the following rules, namely, अब कि ऐसा हुआ कि जब पहले तो 2002 में ऑर्डिनेंस आया, उसके बेसिस पे हमारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी ये बन गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ ऑर्डिनेंस 2000 के हिसाब से एक SRO बनाया, ठीक है। SRO में जिनमें उन्होंने कहा कि ये रूल्स फॉलो होने चाहिए, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए SRO में, और वो ये रूल्स कब आए थे 2004 में। ये भी MCQs में वैसे चीज़ें आ जाती हैं कि ऑर्डिनेंस कब पास हुआ था 2002 में, और हमारी जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी भी 2002 में बनी थी, लेकिन जब रूल्स बने थे वो 2004 में बनाए गए थे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, अच्छा सेक्शन नंबर 1 हमारे शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट की बात करता है, ठीक है। अब उसमें दीज रूल्स में भी कॉल्ड एज पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004। इन रूल्स को हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स बोलते हैं। दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये एक ही दफ़ा नाफिज हुए थे पूरे मुल्क में, वंस हुए थे, ऐसा नहीं कि किस्तों किस्तों में हुए थे, एक ही टाइम पे हुए थे। नाउ कम्स टू द सेकेंड सेक्शन, जहाँ पे हमारे जनरल प्रोविजंस, जहाँ डेफिनेशंस बात की गई है। अब ये सेक्शंस को याद रखिएगा, तो फर्स्ट सेक्शन में जस्ट टाइटल और उसकी कमेंसमेंट की बात की, द सेकंड सेक्शन इज़ अबाउट डेफिनेशंस, डिफरेंट डेफिनेशंस बताई गई हैं। इन दीज रूल्स अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपीटमेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल द बिड। Bid means a tender or an offer in response to an invitation by a person, consultant, firm, company or an organization expressing his or her willingness to undertake a specified task at a price. अब bid क्या होती है, bid होती है बोली, ऑफ़र, ठीक है, जो हम लोग दे रहे होते हैं। वो क्यों देते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी इन्विटेशन मिला है। अब हमें इनविटेशन कौन देता है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हमें इनवाइट करती हैं कि हमें ये गुड्स चाहिए, ठीक है, वो बता देती हैं। अब क्या होती हैं, बिड होती है ऑफ़र, जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपनी अपनी ऑफ़र्स देते हैं कि आपने ये जो रेफ्रिजरेटर का है, या आपने ये सर्विस परफॉर्म करने को, या आपने मुझे ये ब्रिज बनाने के लिए कहा गया है, मैं आपको इतने पैसों में, इतने इस आपकी क्वालिटी में, इतने टाइम पीरियड में मैं आपको ये ब्रिज बना के दूंगा। डिफरेंट ऑफ़र्स आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सारी ऑफ़र्स एक्सेप्ट हो। रिमेंबर दिस थिंग कि हर लोग डिफरेंट, चाहे बहुत सारे लोग ऑफ़र देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी की बिड एक्सेप्ट हो। एक्सेप्ट तो वो मर्ज़ी है प्रोक्योरिंग एजेंसी की, वो अपने हिसाब से एक्सेप्ट करेगी कि जो मोस्ट सूटेबल होगी हमारी कंट्री के हिसाब से, जो उसके रिसोर्सेज के हिसाब से, जो हमारी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बेस्ट होगी, हम उसी का बिड एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन बिड बेसिकली ऑफ़र है जो एक बंदा, अब कौन दे सकता है, टू एन इन्विटेशन बाय पर्सन। अब वो ऑफ़र कौन दे सकता है, एक पर्सन भी दे सकता है, फर्म दे सकती है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन देती है। और वो क्यों देती है, वो अपनी विलिंगनेस शो करती है कि भाई मैं ये चीज़ जो आपने इनवाइट किया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मैं आपको इतने में दूंगा, इतने टाइम पीरियड में दूंगा, ये फीचर्स होंगी या ये क्वालिटी होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द सेकंड थिंग, बिडर। बिडर मीन्स अ पर्सन हु सबमिट्स अ बिड, जो बिड सबमिट कर रहा है, यानी जो इनवाइट किया गया, उसके पास ने जो ऑफ़र दी, जो बता रहे हैं कि हम इतने में, इतने टाइम में देंगे, उस बंदे को हम बिडर बोलते हैं। ओके, नाउ द C is competitive bidding. Competitive bidding means a procedure leading to award of a contract whereby all interested persons, firm, companies or organizations may bid for a contract and includes both national competitive bidding and international competitive bidding. Competitive bidding का मकसद होता है एक ऐसा प्रोसेस या ऐसा प्रोसीजर जिससे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, यानी एट द एंड
कंपटीशन हो रहा है ना, आप देख रहे हैं कॉम्पिटेटिव बिडिंग मीन्स एक देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन बिडर्स, डिफरेंट बिडर्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है, सब अपनी बिडिंग्स दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड उसका रिजल्ट क्या होगा है, एक बंदे को एक जो है कॉन्ट्रैक्टर को उसको अवार्ड मिलता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो इस प्रोसेस को हम कॉम्पिटेटिव बिडिंग बोलते हैं। लेकिन इसमें एमसीक्यूज ये आ सकता है कि इट इंक्लूड्स, क्या सिर्फ नेशनल कॉम्पिटेटिव बिडिंग है या इंटरनेशनल भी, दोनों हो सकती है। रिमेंबर दिस थिंग कि जब हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसीज इन्वाइट करती हैं, उन्हें कोई गुड्स चाहिए होते हैं, तो या तो वो नेशनल कर सकते हैं, यानी वो बोलें कि भाई कंट्री वाले ही बिड लगा सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, तो वो नेशनल बिडिंग होगी। अगर वो कहते हैं कि यार इंटरनेशनल पर्सन आर अलाउड, कोई चाइना का या जापान का कॉन्ट्रैक्टर भी ऑफर दे सकता है, दैन इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव बिडिंग। नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। आई मीन कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर एक पर्सन हो सकता है, कंसल्टेंट, फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हु अंडरटेक्स टू सप्लाई गुड्स, सर्विस और वर्क। वो जो अंडरटेक करता है, वो जो सप्लाई करेगा, वो जो गारंटी देता है कि भाई मैं आपको ये गुड्स सप्लाई करूँगा या ये सर्विस दूंगा, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो या ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? ये ई है हमारा, और ये सेक्शन 2 के ही हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी जिसमें लॉ इन्वॉल्व हो। रिमेंबर दिस थिंग, नॉर्मल अगर हमने आपस में एक एग्रीमेंट किया, या सपोज़ कि मैं कल चलो हम पढ़ने जाएंगे, दो फ्रेंड्स ने डिसाइड किया दैट एट 8 AM शार्प हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे जाके यूनिवर्सिटी में, बट अनफॉर्चुनेटली एक बंदा नहीं आता, तो दिस इज़ जस्ट अ सिंपल एग्रीमेंट। जब तक वो लॉ इन्फोर्स नहीं है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ओके, नाउ द एफ इज़ corrupt and fraudulent practices, includes the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of public official or the supplier or contractor in a procuring process. Ab remember this, or in contract execution to the determinant of a procuring agencies. एक इसमें 3 चीज़ों का बताया गया है, ठीक है। फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में कौन सी प्रैक्टिसेस आती है? नंबर 1, जब पब्लिक ऑफिशियल, जो हमारी गवर्नमेंट मतलब प्रोक्योरिंग एजेंसी का एक पब्लिक ऑफिशियल है जो नुकसान दे रहा है, ठीक है, यानी जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसी बिडर यानी जो ऑफ़र दे रहा है उससे एक्चुअल में मिला हुआ है, ठीक है, इंटरनली वो मिला हुआ है, तो उससे और क्या हो, प्रोक्योरिंग एजेंसी को नुकसान हो, तो वो एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। और मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस अ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस और द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉल्यूसिव प्रैक्टिसेस अमंग बिडर्स। अच्छा, सेकेंड थिंग ये कह रहा है मिस प्रेजेंट, आपने डेटा को मिस प्रेजेंट किया, या पब्लिक ऑफिशियल ने किया या बिडर ने कोई मिस प्रेजेंटेशन की गई है, गलत चीज़ की गई है, तो वो भी करप्ट और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होगी। और तीसरा हमारा यही है कि कॉल्यूसिव प्रैक्टिसेस अमंग बिडर्स डिज़ाइन टू इस्टेब्लिश बिड प्राइजेस एट आर्टिफिशियल, बिड प्राइजेस क्या हो रही है, आर्टिफिशियल नॉन कॉम्पिटेटिव लेवल्स पे, एंड टू डिप्राइव द प्रोक्योरिंग एजेंसीज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फ्री एंड ओपन कॉम्पिटिशन एट एनी रिक्वेस्ट फॉर ऑल सॉलिसिटेशन ऑफ एनीथिंग ऑफ वैल्यू बाय एन पब्लिक ऑफिशियल इन द कोर्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटीज़। यानी 3 चीज़ें हो गई। नंबर 1 मैंने आपको बताया, जो पब्लिक ऑफिशियल जो है प्रोक्योरमेंट एजेंसी को नुकसान दे, किस हिसाब से कि वो इनडायरेक्टली फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसी बिडर से इन्वॉल्व है, या सेकंड कोई मिस प्रेजेंटेशन की गई है। थर्ड, यहाँ बिडर्स की बात की गई है कि बिडर्स क्या करते हैं, आपस में मिलके, काफ़ी सारे बिडर्स होते हैं, आपस में मिलके एक फिक्स प्राइस रख देते हैं कि यही प्राइस पे हम क्या करेंगे, बिड ऑफर करेंगे। वो होती है आर्टिफिशियल प्राइस और नॉन कॉम्पिटेटिव लेवल, क्योंकि नॉन कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। जब सारे के सारे बिडर्स एक जगह पे मिल गए, एक ही प्राइस रखती, तो कॉम्पिटिशन तो होगा ही नहीं अमंग दैम। और वो क्या करते थे, फॉर सपोज जो हमारा रेफ्रिजरेटर हमारे पब्लिक कंपनी को ख़रीदना था, वो 25,000 का एक्चुअल में, उन सब ने बिडर्स 5-6 ने मिलके बोल दिया अब हम इसको 1 लाख में ही देंगे। तो अब क्या करें मिनिस्ट्री, जब सबके सब बिडर्स 1 लाख में दे रहे हैं, तो ये क्या हो गई, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की। दीज 3 प्रैक्टिसेस आर कंसीडर्ड एज करप्ट एंड फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। नाउ द जी इज़ एमरजेंसी। अच्छा सुनिएगा, नॉर्मली हमारा क्या होता है, यूजुअली ये होता है कि जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स पब्लिक को करनी होती है, वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में करती है। ये याद रखिएगा, प्लानिंग पहले ही करती है कि उसको क्या पूरे साल में चाहिए होगा। लेकिन इमरजेंसी क्या होता है, जब कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई, कोई एक्सीडेंट होगा, कोई डिज़ास्टर हो गया, अब उस टाइम पे हम ये नहीं सोच सकते कि भाई पहले उसको साल में पहले प्लानिंग करनी थी पब्लिक को, हमारी जो है गवर्नमेंट कंपनी, इसको उसने नहीं की, अब तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। नो भाई, ऐसी चीज़ नहीं है। रूल्स में ये कहा गया है कि इमरजेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कभी भी
गवर्नमेंट कंपनी इमरजेंसी के तौर पे अचानक से वो कोई भी इनविटेशन दे सकती है, कोई भी गुड्स ले सकती है। इसका एग्जांपल बेस्ट हम बोलते हैं कोविड-19 की सिचुएशन। कोरोना एकदम से इतना फैल गया, एज यू नो कि सडनली स्प्रेड हुआ, तो हमें एकदम से वेंटिलेटर्स की, मास्क की ज़रूरत पड़ी। तो गवर्नमेंट ने ज़रूर काफ़ी जो है इन्विटेशंस दिए होंगे बिडर्स को, ताकि हमें इतने वेंटिलेटर्स चाहिए या इतने मास्क अवेलेबल चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकें। तो ये हमारी बेस्ट एग्जांपल। अब ये इमरजेंसी में हुआ, हमें पहले डिसाइड नहीं था कि 2020 में हमें इतने वेंटिलेटर, इतने मास्क चाहिए होंगे। उसके अलावा ज़िलज़ले की बात करते हैं, जो अर्थक्वेक सपोज़ कश्मीर में हमारे हुआ था इन 2005, कितना ख़तरनाक हुआ था। उस टाइम पे कितने सारे खैमों की ज़रूरत हुई थी, बहुत सारे लोगों को जो है उनके घर तबाह हो गए थे, तो उनको खैमे लगाने पड़े थे। तो ये इमरजेंसी केस में जो प्रोक्योरमेंट होगी उसको वो कह रहा है कि ये केस हो सकता है जब इमरजेंसी हो, तो इंसान उसी टाइम पे पब्लिक कंपनीज जो है ऑफ़र कर सकती हैं, कोई भी इन्विटेशन दे सकती हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के लिए। जी इज़ लोवेस्ट वैल्यूएटेड बिड। इसका मतलब है दो चीज़ें, हैविंग लोवेस्ट वैल्यूएटेड कॉस्ट। इसका मकसद है या तो वो बिड यानी वो ऑफ़र जो की गई थी जो सबसे ज़्यादा कम कीमत में पड़े, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट पे के पास, हमारी पाकिस्तान की आप जानते हैं। तो गवर्नमेंट को सोच समझ के लेना चाहिए कि जो चीज़ मुझे कम प्राइस में पड़ी, लिमिटेड है, उस प्राइस को मैं सेलेक्ट करूँ ना, तो वो कहलाती है लोवेस्ट वैल्यूएटेड बिड। लेकिन उसमें सिर्फ कॉस्ट नहीं होती, उसमें और भी चीज़ें आती हैं। अ बिड क्लोजली कन्फर्मिंग टू एवेल्यूएशन क्राइटेरिया एंड अदर कंडीशन स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। ऐसा बिड जो कन्फर्मिंग मैच करता है एवेल्यूएशन क्राइटेरिया से, यानी हमने कोई स्पेसिफिक फ़ीचर्स बता दिए कि रेफ्रिजरेटर ये ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, कुछ भी सपोज़, तो इसके लिए ये फ़ीचर्स चाहिए, तो वो फ़ीचर्स भी अवेलेबल हैं। जो हम क्वालिटी चाह रहे हैं वो भी क्वालिटी भी अवेलेबल है, अलॉन्ग विद दैट कॉस्ट भी उसकी कम में कम पड़ रहा है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, lowest evaluated bid, यानी सबसे suitable thing. Now the I is ordinance. Ordinance means a public procurement regulatory authority. Ordinance 2002, simple ordinance क्या है हमारा, public procurement regulatory authority ordinance 2002. Repeat orders. Repeat orders means means procurement of same commodity from same source without competition and include enhancement of contract. दो चीज़ें, एक तो सेम कमोडिटी ली जाए सेम सोर्स से और कोई कंपटीशन ना हो और कॉन्ट्रैक्ट की इन्हांसमेंट की जाए। इसका मकसद ये कि हमने साल के पहले एक बिडर से कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, हमें उसकी बहुत चीज़ पसंद आई, दोबारा हमें रिक्वायरमेंट हो रही है ना, हम उसी बिडर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। यानी हमने कोई इन्विटेशन नहीं भेजा दूसरे बिडर्स को, हमने कोई नहीं बोला कि भाई हमें बिड्स ऑफर हो, नो, कोई कंपटीशन नहीं हुआ, डायरेक्टली सेम बंदे से, सेम सोर्स से, सेम कॉन्ट्रैक्टर, सेम सप्लायर से सेम ही चीज़ हमने ली, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं रिपीट ऑर्डर्स। द के इज़ सप्लायर। सप्लायर मीन्स पर्सन, कंसल्टेंट वगैरह जो सर्विसेज दे रहा है, गुड्स दे रहा है या वर्क। रिमेंबर दिस थिंग, सप्लायर, बिडर और कॉन्ट्रैक्टर ये तीनों सेम चीज़ हैं, क्योंकि ये तीनों क्या करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं या गुड्स सप्लाई करते हैं या वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वैल्यू फॉर मनी। अच्छा, वैल्यू फॉर मनी का मकसद है बेस्ट रिटर्न। बेसिकली हमारा बेस्ट रिटर्न फॉर ईच रुपी, हमें सबसे बेस्ट मिले इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी के हिसाब से, टाइमलीनेस, रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, अपग्रेड एबिलिटी, प्राइस, सोर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ होल लाइफ कॉस्ट, क्वालिटी टू मीट द प्रोक्योरिंग एजेंसीज रिक्वायरमेंट। वैल्यू फॉर मनी, जो गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, वैल्यू फॉर मनी होता है कि क्या जो उसने पैसा लगाया उस चीज़ पे उसे रिटर्न में वही वैल्यू मिली, वही क्वालिटी मिली जो वो डिज़र्व करती थी, जो उसे चाहिए थी। ऐसा तो नहीं कि समटाइम्स आप क्या करते हो, कम चीज़ के चक्कर में कि कम प्राइस में कोई चीज़ मिले, आपको मोबाइल कोई लेना था, ठीक है, या आपने सपोज़ ब्रिज बनवानी थी या रोड बनवाना था, ये ले लो, ठीक है, एक बंदे ने, एक कॉन्ट्रैक्टर ने सबसे ज़्यादा कम प्राइस की, आपने उसको तो ले लिया, लेकिन आपने क्वालिटी नहीं देखी, वो रोड विदिन 2 मंथ्स चलने के बाद ख़राब हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ किस काम की, जो दूसरी बिड थी वो थोड़ी महंगी थी लेकिन क्वालिटी में अच्छी थी, तो वो 3 महीने चली, तो वो दूसरी अच्छी क्वालिटी वाली पूरा साल चल गई। तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। वैल्यू फॉर मनी के जितना भी आप पे कर रहे हो उसको आपको उतना अच्छा रिटर्न मिले, क्वालिटी भी अच्छी हो, टाइम यानी लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो चले, उसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब कह रहे हैं द एक्सप्रेशंस यूज बट नॉट डिफाइन दीज रूल्स विल हैव द सेम मीनिंग्स आई असाइन दैम इन ऑर्डिनेंस। जो यहाँ पे हमने रूल्स बताए हुए हैं, ठीक है, उसके जो हमने डिफाइन नहीं किए उनकी सेम ही मीनिंग होगी जो हमने
असाइन की थी ऑर्डिनेंस में। अब हमारा सेक्शन नंबर 3 है। सेक्शन नंबर 3 हमारा बात करता है स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी पे, कि ये जो हमारे पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स दिए गए हैं वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, वो क्यों और कैसे एप्लीकेबल होंगे, तो वो कहाँ पे हम पढ़ते हैं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दिस रूल शैल अप्लाई टू ऑल प्रोक्योरमेंट्स, जितनी भी एक्वायरिंग प्रोक्योरमेंट्स वगैरह हो रही हैं मेड बाय ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। प्रोक्योरिंग एजेंसीज हमारी मिनिस्ट्रीज़ हो सकती हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज़ हो सकती हैं, हमारे जो भी पब्लिक सेक्टर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट में आ रहे हैं, वो सब के सब पे अप्लाई करेगा। जो भी पब्लिक इदारा, कोई भी हमारा मिनिस्ट्रीज़ हैं जो चीज़ें ख़रीद रही हैं या कोई सर्विस प्रोक्योर कर रही हैं ना, विद इन कंट्री या आउटसाइड द कंट्री, उसे हम क्या कहेंगे, वो एप्लीकेबल है, उस वहाँ पर ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ऐसे पब्लिक सेक्टर जो हमारे किसी और कंट्री में, चाइना में है सपोज़, जापान में, यूएसए में है, यूएसए में भी ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे, याद रखिएगा। क्योंकि प्रोक्योरमेंट हमारी एक्चुअल में, हमारा जो भी कंपनी है, जो भी सेक्टर है, वो हमारी एक्चुअल कंपनी मतलब हमारी कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, पाकिस्तान। भले कहीं और पे कहीं और उसका ब्रांच हो, कहीं और वो जो दूसरी कंट्री में भी भले हो, लेकिन वहाँ पर भी ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद आता है 5 international and intergovernmental commitments of federal government. Whenever these rules are in conflict with an obligation or commitment of federal government arising of an international treaty or an agreement with a state or states or any international financial institution, the provisions of such international territory or agreement shall prevail to the extent of such conflict। यहाँ ये कहा गया है कि अगर ऐसा हो जाता है, फॉर सपोज़ कि हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स के हिसाब से हमें सपोज़ एक लिमिट दी गई है कि हम एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ जस्ट कि हमें जो है रोड बनवाना है, वो 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं बनवा सकते। 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट हम इस चीज़ पे नहीं कर सकते, या 1 करोड़ कर दो, ठीक है, मिसाल दे रही हूँ। लेकिन वही चीज़ हम जो अगर रोड बनवा रहे हैं, लेकिन हमारा इंटरनेशनल ट्रीटी यानी कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ है किसी और कंट्री के बंदे के साथ, यूएसए के साथ सपोज़, और वहाँ हम 1 करोड़ की लिमिट क्रॉस करके 2 करोड़ की बात कर रहे हैं कि वही चीज़ हमें 2 करोड़ में बनानी है, तो हम प्रेफरेंस किस चीज़ को देंगे। रूल्स तो हमारे स्ट्रिक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो हमें प्रोक्योरमेंट रूल्स को नहीं, इंटरनेशनल ट्रीटी जो साइन हुई है विद इन द 2 स्टेट्स उसको फोकस करना होगा। यानी पाकिस्तान ने जिससे साइन किया ट्रीटी, जो भी एग्रीमेंट साइन किया, हमें उस पर फोकस करना होगा, ना कि प्रोक्योरमेंट रूल्स पे। अब आ जाते हैं लैंग्वेज, यानी जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो भी हमारा, उसकी लैंग्वेज क्या होगी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में। ऑल कम्युनिकेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शुड आइदर बी इन उर्दू और इंग्लिश और बोथ। जो भी कम्युनिकेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे हमारे प्रोक्योरमेंट के, जो फेडरल गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं, जो भी फेडरल गवर्नमेंट ले रही है, वो सब कुछ, वो डॉक्यूमेंट्स, वो कम्युनिकेशन उर्दू में होगी या इंग्लिश में होगी, या ऑप्शन है कि दोनों में हो, एक्सेप्ट वेयर अ procuring agency situated outside the territories of Pakistan and procurement are to be made locally and the procuring agency may use the local language in addition to Urdu or English। लेकिन except, आप लोग जानते हैं हर जगह पे exceptions होती हैं, तो यहाँ की गई है कि अगर हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी पाकिस्तान से बाहर है, अब अगर एक हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी चाइना में है, अब हम क्या करें, हम वहाँ उर्दू या इंग्लिश यूज़ करेंगे तो माइट बी दे डोंट अंडरस्टैंड इट वेल। अगर हम प्रोक्योरमेंट की ऑफ़र दे रहे हैं, बिडर्स जो चाइना के वाले बैठे होंगे वो तो समझ ही नहीं पाएंगे यार व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो व्हाट वी डू इन दिस केस हम क्या यूज़ करेंगे, येस हम उनकी लोकल लैंग्वेज, चाइना की जो लैंग्वेज है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन वो ओनली इन अ केस ऑफ अदर कंट्रीज़, जब पाकिस्तान की बात आएगी तो ओनली उर्दू और इंग्लिश। द सेकेंड इसकी बात करें लैंग्वेज में ही, वेयर द यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज इज़ फाउंड एसेंशियल, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी इन उर्दू और इंग्लिश which shall be retained on record for all their purposes, their translation in local language shall be used। अच्छा कह रहे हैं जहाँ पे लोकल लैंग्वेज यूज़ करना ज़रूरी है, सपोज़ हमने चाइनीज़ की एग्जांपल ली, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अब ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, वो एनी हाउ उर्दू और इंग्लिश में होने चाहिए, उनकी कॉपी या उनकी ट्रांसलेशन हम दूसरी लैंग्वेज में करेंगे,
ठीक है, अब आपने ये समझ लिया। उसके बाद है इंटेग्रिटी पैक्ट। इंटेग्रिटी पैक्ट क्या कहता है? प्रोक्योरमेंट्स एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट शैल बी सब्जेक्ट टू इंटेग्रिटी पैक्ट एज स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन विद अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बिटवीन द प्रोक्योरिंग एजेंसीज एंड द सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स। इंटेग्रिटी पैक्ट ये कह रहे हैं कि अगर प्रोक्योरमेंट्स की लिमिट एक्सीड हो जाती है तो क्या होगा? उससे नंबर वन, एक तो फेडरल गवर्नमेंट से क्या अप्रूवल लेना होगा, एंड व्हाट इज़ द सेकंड थिंग? इंटेग्रिटी पैक्ट जो है ना वो साइन होगा। इंटेग्रिटी पैक्ट जब तक नहीं होगा तब तक आप कोई भी प्रोक्योरमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रेस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो चुकी हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, यानी जब हम प्रोक्योर करने जा रहे होते हैं ना तो हम स्टार्ट में प्लानिंग करते हैं। एज़ यू नो, इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, इन मोस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद प्लानिंग। हमेशा फर्स्ट में हम लोग प्लान करते हैं, तो यहाँ भी यही बात है। Within 1 year of commencement of these rules, our procuring agencies shall devise a mechanism for planning in detail for all proposed procurements with the object of realistically determining the requirements of procuring agencies within its available resources, delivery time, completion date, and benefits that are likely to accrue to the procuring agency in future. Planning हमेशा पहले करनी पड़ेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, वो प्लान करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन से गुड्स या सर्विस इंक्योर करने, प्रोक्योर करने हैं, तो वो प्लान करेंगे। और वो प्लान किस बेसिस पे करेंगे कि उनके पास कितनी रिसोर्सेज हैं। सेकंड, डिलीवरी टाइम देखेंगे। कंप्लीशन डेट कि कितने टाइम में कंप्लीशन उनको चाहिए, और बेनिफिट्स क्या होंगे उस प्रोक्योरिंग एजेंसी को फ्यूचर में उस प्रोक्योरमेंट से क्या फ़ायदा होगा, ये सारी प्लानिंग करेंगे। सेक्शन नंबर 9 कहता है लिमिटेशंस ऑन स्प्लिटिंग और रीग्रुपिंग ऑफ प्रपोज प्रोक्योरमेंट सेफ एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एंड सब्जेक्ट टू रेगुलेशन मेड बाय अथॉरिटी विद अ prior approval of federal government. A procuring agency shall announce in an appropriate manner all proposed procurements for each financial year and shall proceed accordingly without any splitting or regrouping of procurements. So plan ये कह रहे हैं कि जब प्लान करती है ना, स्टार्ट में हम फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं ना, अप्रूवल लेने से पहले प्रोक्योरिंग एजेंसी सारा प्लान करेंगी ना, जितनी भी प्रोक्योरमेंट्स करनी है। अब वो ये कह रहे हैं कि प्लान करने के बाद वो स्प्लिट या उसे रीग्रुप नहीं कर सकती। जो उन्होंने प्लान किया था उन्हें अकॉर्डिंग टू प्लान चलना होगा। ऐसा नहीं कि पहले उन्होंने कहा था हमने 20 चीज़ें लेनी हैं, अब वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा था एक साथ लेनी है ना, अब उन्होंने स्प्लिट कर दिया, हम 10 चीज़ें पहले लेंगे, 10 चीज़ें हम बाद में लेंगे। नो, दिस इज़ रॉन्ग। ये लिमिटेशंस रखी गई हैं कि स्प्लिट नहीं कर सकता, जो प्लान किया गया है उसी हिसाब से चलना है। The annual requirements thus determined would be advertised in advance on authority's website as well as on website of procuring agency in case the procuring agency has its own website. ये advertisement की बात की गई है, ये मैं आपको बता दूँ। स्पेसिफिकेशंस होती हैं किसी भी गुड्स की स्पेसिफिकेशन, यानी उसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के स्पेसिफिक फीचर्स की जब बात करते हैं तो यहाँ रूल्स बताए गए हैं। स्पेसिफिकेशन शेड अलाउ वाइडेस्ट पॉसिबल कंपटीशन, वाइडेस्ट कंपटीशन यानी कंपटीशन जिससे इंक्रीज हो, एंड शेल नॉट फेवर एनी सिंगल कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर नॉट पुट अदर्स एट अ डिसएडवांटेज। और ना ही ऐसा नहीं होना चाहिए किसी सिंगल कॉन्ट्रैक्टर को फेवर दे, ठीक है, या दूसरे को डिसएडवांटेज करे, नहीं। ऐसी स्पेसिफिकेशंस देनी है जिससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिडर्स हैं, डिफरेंट ऑफर्स वो प्रोवाइड करें। Specifications shall be generic and shall not include reference to brand names, model numbers, catalog numbers or similar classifications. जो स्पेसिफिकेशन कर रहे हो वो जेनरिक होनी चाहिए, उसमें आप किसी भी ब्रांड नेम, मॉडल नंबर्स वगैरह को इंक्लूड नहीं करोगे, ये ख़िलाफ़ होता है। आपको जनरल हमेशा स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती है, किसी ख़ास ब्रांड का नेम नहीं लगाते। However, if the procuring agency is convinced that the use or reference to the brand name or a catalog number is essential to complete and otherwise incomplete specifications, such use or reference shall be qualified with the words or equivalent. लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि अगर फॉर सपोज़
ज़रूरी है हमें एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम देना, असेंशियल है। उस केस में हमें हमेशा उस ब्रांड नेम, हम किसी भी ब्रांड नेम लेते हैं, लैपटॉप सपोज़ गवर्नमेंट को ख़रीदने, गवर्नमेंट ने लिखा HP और इक्विवेलेंट, अब उसने आगे इक्विवेलेंट वर्ड देना है। अगर वो इक्विवेलेंट वर्ड नहीं देता तो ये हमारे पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स के खिलाफ होगा। Now the section 11, approval mechanism. All procuring agencies shall provide clear authorization and delegation of powers for different categories of procurement and shall only initiate procurement once approval of competent authorities concerned have been accorded. इसका मकसद ये है कि प्रोक्योरमेंट्स जो हो रही होती हैं, कम भी हो रही होती हैं, ज़्यादा पैसे की भी हो रही होती हैं, तो हमेशा हमें प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ को प्रोवाइड करनी चाहिए, बताना चाहिए कि पावर्स और अथॉराइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर्स किसको दी गई हैं। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोक्योरमेंट करें, अगर हम इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट करें फॉर सपोज़, तो ये बंदा हैंडल करेगा। अगर हम कोई क्या करें, नॉर्मल गुड्स जो की प्रोक्योरमेंट करें तो ये बंदा करेगा। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ें ख़रीद रहे हैं तो ये बंदा प्रोक्योरमेंट की ये चीज़, इसके पास अथॉराइजेशन है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं क्लियरली आप डिवाइड करोगे कि इन गुड्स की प्रोक्योरमेंट पे अथॉरिटी किसकी है, और फिर क्या करोगे, एंड शेल इनिशिएट प्रोक्योरमेंट, और हम प्रोक्योरमेंट स्टार्ट और जो है इनवाइट भी तब करोगे जब उस बंदे की अप्रूवल हो, जो स्पेसिफिक बंदा उस प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व है। नाउ द प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट हम कैसे करेंगे। अब यहाँ देखो, प्रोक्योरमेंट ओवर 100,000 रुपीज़, 100,000 रुपीज़ मतलब 1 लाख, एंड अप टू द लिमिट ऑफ 2 million रुपीज़ शैल बी एडवर्टाइज ऑन authorities website in a manner or format specified by regulation by the authority from time to time. These procurement opportunities may also be advertised in print media if deemed necessary by procuring agencies. अगर procurement 1 लाख से 2 million, 2 million कहते हैं 20 lakhs को, यानी from 1 lakh to 20 lakhs तक की लिमिट है, तो एनी हाउ प्रोक्योरमेंट की जो भी हमारी प्रोक्योरमेंट की इनविटेशन दे रहे हैं ना, वो एडवर्टाइज़ कहाँ पे होगी, हमारी अथॉरिटी की वेबसाइट पे, यानी पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो अथॉरिटीज़ होती हैं उसकी वेबसाइट पे एनी हाउ हमें उसकी एडवर्टाइजमेंट देनी है। इट इज़ कंपलसरी। कहाँ पे, अथॉरिटी की वेबसाइट पे, जब 1 लाख है या 2 million। ये MCQs तो बहुत आता है, लिमिट कितनी होती है, फ्रॉम 1 लाख to 2 million। अब इसे क्रॉस नहीं है तो हम क्या करेंगे, अथॉरिटी की वेबसाइट पे देंगे। ऑल प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओवर 2 million रुपीज़ शुड एडवर्टाइज ऑन अथॉरिटी वेबसाइट एज वेल एज इन अदर प्रिंट मीडिया और न्यूज़ पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन। द एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़ पेपर शेड प्रिंसिपली अपीयर इन एटलीस्ट 2 national dailies ओपन इन इंग्लिश एंड अदर इन उर्दू। अच्छा, अगर 2 million से ज़्यादा यानी 20 लाख से ज़्यादा बढ़ गई तो एडवर्टीजमेंट हमें न्यूज़पेपर में भी देनी है, अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी देनी है। ये भी हमसे क्यों आ सकता है, कब कंपलसरी होता है कि हमें न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी है, जब हमारी प्रोक्योरमेंट 20 लाख से ज़्यादा चीज़ की प्रोक्योरमेंट हो रही है तो हमें एनिया न्यूज़पेपर में भी देनी है। एंड दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन और MCQs के कितनी न्यूज़पेपर्स में हमें एनी हाउ देनी होगी, 2। एक मस्ट बी वन मस्ट बी द इंग्लिश एंड अदर वन मस्ट बी द उर्दू। इन केस वेयर प्रोक्योरमेंट एजेंसी हैज़ इट्स ओन वेबसाइट, अगर प्रोक्योरमेंट एजेंसी की खुद की वेबसाइट है तो वो वहाँ पर भी अपनी एडवर्टीजमेंट दे सकता है। यहाँ कंपलसरी नहीं है, अगर उसकी वेबसाइट है तो वो दे सकता है। प्रोक्योरमेंट एजेंसी यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शैल इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन पोस्टेड ऑन वेबसाइट इज़ कंप्लीट फॉर पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन पोस्टेड एंड सच information shall remain on website until closing date for submission of bids। ये कह रहे हैं कि अगर वो अपनी वेबसाइट पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो ये उसे ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, और जब तक आप बिड्स जो हमारी ऑफ़र होती है ना उसकी क्लोजिंग डेट जब तक आप सबमिशन ऑफ बिड्स की नहीं देते तब तक वो वेबसाइट पे पड़े रहना चाहिए। ओके, द 13 सेक्शन नंबर 13 बिलोंग्स टू रेस्पॉन्स टाइम, यानी हम इनवाइट कर देते हैं गुड्स के लिए, है ना, हमने ऑफ़र मतलब हमने इनवाइट तो कर लिया बिडर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी हैं भाई, कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ये फ़ीचर्स होने चाहिए, ये एक्सपीरियंस चाहिए, हमने दे दी। अब रेस्पॉन्स टाइम की क्या हमारे पास दी गई है रूल्स में, वो हम पढ़ते हैं।
The procuring agency may decide the response time for receipt of bids or proposals from a date of publication of advertisement or notice, keeping in view the individual procurement complexity, availability and urgency. प्रोक्योरिंग एजेंसी रिस्पॉन्स टाइम खुद डिसाइड कर सकती है. वो डिपेंड करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे कि प्रोक्योरमेंट कितनी कॉम्प्लेक्स है, अर्जेंट कितना है और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है. डेट ऑफ पब्लिकेशन से याद किया, जिस दिन पब्लिकेशन होती है उस दिन से स्टार्ट होता है रिस्पॉन्स टाइम. लेकिन अब अगेन ये कंडीशन बता रहे हैं, द रिस्पॉन्स टाइम शैल बी लेस दैन 15 days फॉर नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग एंड 30 days for international competitive bidding. For the date of publication of advertisement or notice, all advertisements or notices shall expressly mention response time allowed for that particular procurement, along with information for a collection of bid documents, which shall be issued till a given date, allowing sufficient time to complete and submit the bid by a given date. ये कह रहे हैं कि अगर तो कोई सर्कमटेंसेस नहीं है, नॉर्मल में 15 और लेस दैन 15 days फॉर नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग. अगर बिडिंग विद इन कंट्री नेशनल बिडर्स में हो रही है तो आपको रिस्पॉन्स टाइम कितना देना चाहिए, 15 या 15 से लेस. कितना, 15 से लेस दिन, हमें 15 दिन से कम दिन देने चाहिए. किसके लिए, हमारी नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए. और 30 days देने चाहिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन. जिस दिन हम पब्लिश करते हैं उस दिन से हम काउंट करते हैं डेज को, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम को. अब कह रहे हैं रिस्पॉन्स टाइम हम कब कैलकुलेट करते हैं, shall be calculated from date of first publication of advertisement in newspaper or posting on website as the case may be. अब कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन इन एडवर्टिजमेंट न्यूज़पेपर, या अगर हमने वेबसाइट पे जिस दिन पब्लिश किया है हम उस दिन को काउंट करते हैं, उस दिन से हम रिस्पॉन्स टाइम काउंट करते हैं, उस दिन से हम 15 days या 30 days काउंट करेंगे. In situation where publication of such advertisement notice has occurred in both electronic or print media, the response time shall be calculated from day of its first publication in newspaper. अब ये भी बहुत important MCQs है कि अगर advertisement भी की है हमने न्यूज़पेपर में और उसके अलावा हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, वेबसाइट पे भी दिया है, अब हम रेस्पॉन्स टाइम किस दिन से कैलकुलेट करेंगे, वो दिन जिस दिन हमने न्यूज़पेपर में दिया या वो दिन जो हमने वेबसाइट पे दिया. इसके लिए यूगा जो हमने पब्लिकेशन की न्यूज़पेपर में, फर्स्ट डे ऑफ पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, जब दोनों होंगे तो न्यूज़पेपर, और नॉर्मली अगर हमारा मेंशन नहीं कि न्यूज़पेपर है तो नॉर्मल डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ वेबसाइट, जिस दिन हमने वेबसाइट पे पब्लिकेशन की थी. आज का लास्ट टॉपिक है सेक्शन नंबर 14, एक्सेप्शंस. हर कहीं पे एक्सेप्शन केसेस होते हैं, ठीक है. अब यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताए हैं. It shall be mandatory for all procuring agencies to advertise all procurement requirements exceeding prescribed financial limit, which is applicable under subclause I of subclause B of Rule 42. However, under following circumstances, deviation from requirement is permissible with the prior approval of authority. ये कह रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट जो एजेंसीज एडवर्टाइज़ करती हैं प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स को, जो हमने बताएं कि फाइनेंशियल लिमिट 1 लाख से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ये किस हिसाब से एप्लीकेबल है, सब क्लॉज आई ऑफ क्लॉज बी ऑफ रूल 42 के हिसाब से. एडवर्टीजमेंट के बारे में 42 में बताया है. लेकिन ये कह रहे हैं कि डेविएशन, चेंजेस हो सकती हैं, आपको परमिट है, लेकिन इन केसेस में, अब कौन से केसेस में हमें प्रियर अथॉरिटी के साथ परमिसिबल है कि हम एडवर्टाइजमेंट ना करें, किन केसेस में, ये भी MCQs में आ सकता है, गौर से सुनिएगा. ए, प्रपोज प्रोक्योरमेंट इज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इट्स पब्लिकेशन कुड जेओपर्टाइज नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स. जब हमारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट किससे रिलेटेड है, नेशनल सिक्योरिटी, यानी हमें अपने मुल्क के लिए गन्स लेनी है, बॉम्ब लेने हैं, या कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कोई चीज़ लेनी है. अब हम उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते, एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते, ये हमारे ख़िलाफ़ हो जाता है, कंट्री को डेंजर में डाल देता है, ये नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स के ख़िलाफ़ है. इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे. ये MCQs याद रखिएगा. नंबर 1, नेशनल सिक्योरिटी परमिसिबल है कि वो एडवर्टाइज़ ना की जाए. द सेकंड इज़
The proposed procurement, advertisement, or notice, or any publication of it in any manner relates to disclosure of information which is proprietary in nature or fall within the definition of intellectual property which is available from a single source. अब दूसरा केस है हमारे पास proprietary in nature. क्या जब हमारे पास कोई चीज़ प्रोप्रियोरिटी नेचर की है या क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात है, एक बंदा एक ही सिंगल सोर्स है हमारे पास जो ये काम कर सकती है, तो हम उस चीज़ को एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते. ठीक है, कॉपीराइट है, किसी के पास अपना पेटेंट है, वही बंदा ये चीज़ सिंगल सोर्स है, तो उसको हम एडवर्टाइज़ क्यों करेंगे? क्योंकि बंदा एक ही सोर्स है हमारे पास, एक ही ऑनर है उस चीज़ का, वही काम कर सकता है. तो इस केस में हम जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं करते. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे अच्छे से मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे. ऑडिटिंग की भी मैंने डाली हैं, लेकिन ऑडिटिंग की भी कुछ रहती हैं क्योंकि काफ़ी लोगों का ये डिमांड था कि पेपरा रूल्स जो हैं थोड़ी डिफ़िकल्ट होते हैं टू अंडरस्टैंड. पेपरा रूल्स एंड पेंशन का टॉपिक, तो इसीलिए मैंने साथ ही साथ स्टार्ट कर दिया. इट्स बेटर कि जो है सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेते हुए चलें. ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट तो फुली कवर हो जाए, दूसरे सब्जेक्ट्स रह जाएं. सो वी हैव टू कवर ऑल द मेजर टॉपिक्स. हमें एनी हाउ मेजर टॉपिक्स को कवर करना है, इसलिए मैंने जो है प्रोक्योरमेंट पेपरा रूल्स को भी मैंने स्टार्ट कर दिया. इंशाल्लाह पेंशन को भी स्टार्ट कर लूँगी. सो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह. सी यू.